तो सबसे पहला तो पैसे मिलते हैं। सिनेरियोस में लेके चलता हूँ। जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाता है और जब तुम पहले ही साल में अप्लाई कर रहे होते हो, एसओपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैंने TU ड्रेसडेन से मास्टर्स की थी कंप्यूटर साइंस में, जो कि एक TU9 यूनिवर्सिटी है, एंड सेकेंड ईयर में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप, हाउ यू कैन अप्लाई, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्कॉलरशिप के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला तो पैसे मिलते हैं। डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम एक नेशनल स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आधा पैसा गवर्नमेंट डालती है और आधा पैसा आपके प्राइवेट स्पॉन्सर्स डालते हैं। वो कैसे होता है वो तुम यूनिवर्सिटी पे पढ़ो, वेबसाइट पे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी डिटेल में नहीं जा रहा मैं उसमें, बट हाँ 2022 में जब मेरे को मिली थी, 2021 to 2022 वाले उसमें, देन इट वॉज 300 यूरोज़ पर मंथ। तो 300 यूरोज़ अगर तुम स्टूडेंट होम में रहते हो तो तुम्हारे रहने का खर्चा निकल जाता है और फिर भी कुछ बच जाता है। तो 300 यूरोज़ में हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो ट्यूशन फीस भी नहीं है, रहने का खर्चा भी निकल जाता है। तो ऑल यू एंड अप विद इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड तुम्हारे रहने का खर्चा। तो दिस वाज मनी। अपार्ट फ्रॉम मनी देयर इज़ नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़। क्या होता है कि जब स्कॉलरशिप मिलती है तो TU ड्रेसडेन स्पेशली तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है एंड काफ़ी सारे क्लब्स हैं स्कॉलरशिप्स होल्डर्स के लिए। तो वो तुम्हें जो आसपास की कंपनीज होती हैं, जो ड्रेसडेन में कंपनीज हैं, इनसे कनेक्ट करवाते हैं इन वेरियस वेज, इन वर्कशॉप्स और साइट विजिट्स। सो यू गेट टू नो द कंपनीज विच ओपन द डोर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। क्योंकि डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम में क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से होती है, तो देयर इज़ अ प्राइवेट कंपनी जो तुम्हें स्पॉन्सर करती है, राइट। वो प्राइवेट कंपनी के साथ भी तुम्हारा जो डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम का जो यूनिवर्सिटी में ग्रुप होता है वो उनसे तुम्हें कनेक्ट करवाता है एंड दे ऑफर्ड स्टूडेंट जॉब्स और आफ्टर द स्टूडेंट जॉब्स परमानेंट जॉब ऑप्शंस। तो अपार्ट फ्रॉम मनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग, देयर आर ऑल्सो सोशल इवेंट्स जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हम TU ड्रेसडेन में जो ऑर्गेनाइज हाइक्स, barbecue events and social night outs, all these things. So these are the benefits of the scholarship. तो अब अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करने की सीधे सीधे तरीके हैं। देखो, दो सिनेरियोस में लेके चलता हूँ। जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाता है और जब तुम पहले ही साल में अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आते वक्त एडमिशन के साथ ही, तो तुम्हारे एप्लीकेशन पोर्टल में ही कहीं ऑप्शन होगा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। एक चेक बॉक्स होता है जो टिक करना होता है। मुझे याद है जब मैं डेनमार्क और जहाँ पे अप्लाई कर रहा था तब सीधा बस एप्लीकेशन पोर्टल में एक चेक बॉक्स चेक करना होता है। और TU ड्रेसडेन के साथ ये भी होता है कि उन्हीं की वेबसाइट पे, नॉट ऑन यूनिवर्सिटीज, नॉट ऑन डैट, कहीं नहीं, TU ड्रेसडेन की ही वेबसाइट पे लिंक है, उनकी खुद की पोर्टल है जहाँ पे अलग से तुम्हें थोड़ा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए क्यों कंसिडर किया जाए, मार्क योर अचीवमेंट्स इन देयर, प्लस एक SOP भी अपलोड करना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस इन केस जब आप लोग स्टार्टिंग में अप्लाई कर रहे होते हो। जब आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में होते हो तब अप्लाई करते वक्त यू नीड टू पुट द सेम पोर्टल। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, नॉट इन जस्ट TU ड्रेसडेन एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जब तुम यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर एडमिशन हो रखा होता है तुम्हारा, तब यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है या फिर सिंपल तुम्हें एडमिशन ऑफिस को ईमेल करना होता है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, बट देर आर सम स्कॉलरशिप्स लाइक एक नीदरलैंड्स में होती है ऑरेंज बैंड स्कॉलरशिप, ऑरेंज समथिंग स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ एशियन स्टूडेंट्स के लिए होती है, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स या फिर सिर्फ चाइनीज़ स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ 2-3 स्कॉलरशिप्स उनके स्पेसिफिक हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो उनके सेपरेट पोर्टल से होती है, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पोर्टल अलग होगा, उनका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अप्लाई सेक्शन को समराइज़ करते हैं।
जब तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, तुम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारे एप्लीकेशन प्रोसेस में ही कहीं होगा कि आई वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप। यूरोप में ऐसा काफ़ी जगह होता है। अगर नहीं है देन अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, बट वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही होगा स्कॉलरशिप्स के लिए। उसका कोई यूनिवर्सिटी डैड ऐसा कुछ नहीं होगा इन केस ऑफ जर्मनी। एंड इन फॉरेन केस, अगर तुम यूरोप में और भी जगह अप्लाई कर रहे हो जैसे नीदरलैंड्स, डेनमार्क, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर ही होता है। ये कंसिडर करके मैं बोल रहा हूँ अगर तुम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। कुछ नेशनल लेवल की भी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, उनके लिए फिर अलग ही थर्ड पार्टी पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करना होता है। सो डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने नीदरलैंड्स का तुम्हें ऑरेंज करके है वो उसका बताया था। बट कमिंग बैक टू अपना स्कोप, अगर जर्मनी तक रखें तो जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप। ऑल्दो ये नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है, बट ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होता है कि हर यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अलग वो होती हैं। इसकी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को कितने स्कॉलरशिप होल्डर्स लेंगे एक पर्टिकुलर कोर्स में एक पर्टिकुलर साल में, वो डिफर करता है। तो जैसे जब मैं 2021 में फर्स्ट टाइम आ रहा था तो इतने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में स्पॉट्स नहीं थे, तो तब मेरे को नहीं मिला था। बट देन इन 2022 उन्होंने मेरे को ईमेल किया था कि नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ वेकेंट स्पेस, तो तुम दोबारा अप्लाई करो। एंड मैंने अप्लाई किया था, तो लकीली आई गॉट दैट। सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई। इसको क्लोज करते हैं। नाउ कमिंग टू द माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था फॉर द स्कॉलरशिप। तो काफ़ी सही होता है। तुम अपना यहाँ का जर्मन बैंक अकाउंट नंबर दे देते हो, उसमें एज अ सैलरी की तरह हर महीने पैसे आते रहते हैं। एंड जो तुम्हारा प्राइवेट स्पॉन्सर होता है यहाँ पे, तो जो हमारा जो TUD का ग्रुप था यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, वो उनके साथ मीटिंग भी करवाता है। सो दे ऑल्सो ऑफर्ड मी अ जॉब, बट क्योंकि मैं IBM में कर रहा था तो मैंने उस वक्त वो वर्किंग स्टूडेंट की जॉब नहीं ली। एंड उसके अलावा इवेंट्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, बारबेक्यू इवेंट्स होते हैं, गेम नाइट्स होती हैं, जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स बच्चे आपस में ही करते हैं। इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीवन, तो दैट इज़ गुड। तो ये सब होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे हिसाब से किस किस को मिलती है, मैंने बहुत रैंडम बच्चे देखे हैं एंड बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स के बच्चों को भी मिली है। तो अप्लाई ज़रूर करना। एक SOP का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का कि SOP कैसा लिखें, है ना, SOP में क्या लिखें। मेरे हिसाब से SOP इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है इवन तो अगर हो सकता है तो स्कॉलरशिप में मे बी, बट जब तुम अप्लाई कर रहे होते हो फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस, मुझे नहीं लगता SOP की कोई भी वैल्यू होती है। ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो तुम्हारा प्रोफाइल के अंदर तुम सबसे पहले आता है तुम किस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, फिर तुम्हारे ग्रेड्स क्या हैं, उसके बाद तुमने कुछ उस फील्ड के रेलेवेंट काम किया। जैसे अगर अप्लाइड कोर्स है, जैसे कनाडा में होते हैं को-ऑप कोर्सेज होते हैं, तो अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है उस केस में तो बढ़िया। अगर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है तो तुमने अगर रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, पब्लिश किए हुए हैं अच्छी पब्लिकेशंस के अंदर, तो वो कंसिडर होता है। इसके बाद जो GRE और IELTS की कट ऑफ्स होती है उसके बेस पे बच्चे छट जाते हैं। उसके बाद अगर उनको लगा तो वो मे बी कंसिडर करते होंगे, बट मुझे नहीं लगता SOP इज़ अ क्राइटेरिया, क्योंकि SOP इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तुम कैसे जज करोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये जो इतने सारे इनके एग्जाम्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिवली बच्चे छाट दें ये अच्छा है ये बुरा है। बट तुम किसी 2 SOPs में कैसे कंपेयर करोगे ये अच्छा है या ये बुरा है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर तुम स्कूल में अभी तुम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, 3rd ईयर में हो, तो आई विल से कि अगर तुम्हारा बाकी सब कुछ सेट है, लाइक तुमने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम्हारी अच्छी कोई वर्ल्ड रैंक है, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कुछ तुम टॉक दे रहे हो, तुमने कुछ हैकाथॉन्स जीते हुए हैं, तो वो अगर सेट हो रखा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, नंबर लेके आओ। जर्मनी में नंबर्स की बहुत वैल्यू है। तुम्हारे जो एकेडमिकली नंबर होते हैं, GPA होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मेरे को 2nd ईयर में भी
स्कॉलरशिप मिली थी वो बेस्ड ऑन मेरे फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस से मिली थी। तो अगर तुम जब यूनिवर्सिटी में होते हो तब देन दे आस्क यू फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स और तुमने कुछ एक्स्ट्रा किया हो। बट जितना मेरे को पता है उनका मेजरली सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स ही होता है। अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और तुमने बहुत कुछ किया हुआ है, चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, ये सब हो जाए तो फिर उसके बाद तुम अपने एसओपी को थोड़ा सा अच्छे से क्या लिखना है कि उसको थोड़ा फॉर्मेट करना है, बस फॉर्मेटिंग ही होती है। एंड एसओपी में भी तुम वही लिखोगे अगर तुम सोचोगे भी तो जो तुमने एक्चुअली में कर रखा है। वो वाले जो एसओपीज होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तुम ऐसा मान के चल सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी है जो कि बेस्ट बच्चे चूज़ कर रही है जो कि आगे चल के इसकी मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तो जिसने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रखा है उसी पे पैसा लगाते हैं, एंड जिसने नहीं कर रखा उस पर नहीं लगता। हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, बट ऐसा ही है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो नंबर पे फोकस करो, और अगर तुम पढ़ चुके हो, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा, देन आई वुड से तो क्या कर सकते हो, तो ब्रांड बनाने की कोशिश कर सकते हो। कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दो, कुछ हैकाथॉन्स जोड़ो। अब रिसर्च पेपर तुम लिखने पाने का ना टाइम होगा ना रिसोर्सेज होंगे, तो वो नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, अब जैसे तुम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाके टॉक्स दे के उससे रिलेटेड काम करो। फिर उस काम को अपने एसओपी में लिख के बता सकते हो कि मैं इस फील्ड में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने ये अचीव किया है, ऐसे करके। तो दैट इज़ ऑल। बाकी गुड लक।